हेलो गाइस, हम आज नेक्स्ट पार्ट रिवाइज करने वाले हैं, जो है चैप्टर नंबर 2। ऑडिट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2, इसका हम नेक्स्ट पार्ट रिवाइज करने वाले हैं। हमने लास्ट में देखा था कि बेनिफिट्स क्या है, ऑडिट को प्लान करने के बेनिफिट्स क्या है, ये हमने देखा था। साथ में हमने नेचर देखा था कि ऑडिट का नेचर कैसा होता है। ऑडिट ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये सेपरेट प्रोसेस नहीं है, ये हमने लास्ट में देखा था। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ पर है नेक्स्ट पार्ट जो है वो है प्लानिंग प्रोसेस। यानी अब प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, ऑडिट प्लान किया जाता है, लेकिन अब उसकी प्रोसेस क्या है तो वन बाय वन देखेंगे। देखो, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, किसी भी प्रोसेस को डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरह से प्लानिंग, जो कुछ भी प्लानिंग की जो प्रोसेस है उसके क्या दिए गए हैं, एलिमेंट्स दिए गए हैं। अब ये कौन कौन से हैं तो देखो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और सेकंड है प्लानिंग एक्टिविटीज। मीन्स प्लानिंग के एलिमेंट्स कौन से हैं, एलिमेंट्स के प्लानिंग के जो दो एलिमेंट्स है, एक है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, यानी एंगेजमेंट के पहले वाली कुछ एक्टिविटीज करना मैंडेटरी है, यानी वो करनी चाहिए। और बाद में प्लानिंग एक्टिविटीज, यानी एक्चुअल प्लानिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस आएगी वो। नाउ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अब देखो, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज क्या बोलता है। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, इसके अंदर परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, ऐसे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना जो डिसाइड करेगा कि हमें क्लाइंट के साथ में एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी है या नहीं। मीन्स अगर वो पहले क्या करेगा, कंटिन्यूअंस है। देखो, डायरेक्टली क्लाइंट आएगा फिर ऑडिटर इमीडिएटली हाँ बोलेगा, ऐसा नहीं होगा। ऑडिटर पहले क्लाइंट की कुछ मालूमात पूछेगा, हाँ, और उस मालूमात के बेसिस के ऊपर फिर वो डिसाइड करेगा कि जो क्लाइंट मेरे पास आया है, जो एक्सपायर्ड पर्सन मेरे पास आया है, क्या उसके साथ एंगेजमेंट कंटिन्यू करनी होगी या नहीं। सो फर्स्ट है परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। सेकंड क्या है, इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, यानी इवैल्यूएट करना है जो कुछ भी एथिकल रिक्वायरमेंट्स है उसे कंप्लाई किया है या नहीं। ओके, और इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, क्या वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। और थर्ड क्या है, इस्टेब्लिशिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी जो कुछ भी एंगेजमेंट अब कंटिन्यू की गई है उसके अंदर जो कुछ भी टर्म्स दिए गए हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, उसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। इस टर्म्स को ऑडिटर ने भी अंडरस्टैंड करना चाहिए और क्लाइंट ने भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, तो ही वो ऑडिट कंटिन्यू होगा। सो देखो नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिगार्डिंग कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट। अब इसके अंदर क्या है, ये हम देख रहे हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर। किसके अंदर, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर तीन है, एक तो कंटिन्यूअस, देन कंप्लायंस एंड देन अंडरस्टैंडिंग। क्या है, ठीक, ध्यान में रखो। फर्स्ट कंटिन्यूअस, सेकंड कंप्लायंस, थर्ड अंडरस्टैंडिंग। कंटिन्यूअस, कंप्लायंस, अंडरस्टैंडिंग, कंटिन्यूअस, कंप्लायंस एंड अंडरस्टैंडिंग। सो नेक्स्ट क्या है, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स। अब यहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, इसके अंदर क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट। क्या इंश्योर करना होगा उसे, जो कुछ भी एप्रोप्रिएट प्रोसीजर से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप ये फॉलोड की गई है, जो कुछ भी प्रोसीजर्स है उसे फॉलो किया है, किसके रिगार्डिंग, क्या उस क्लाइंट के साथ क्लाइंट की एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है या नहीं। देन द फर्म शुड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, फर्म ने क्या करना चाहिए, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए, किसके रिगार्डिंग, तो
न्यू क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट कंटिन्यू करने से पहले नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होगी। उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस ला सके, इंश्योर कर सके कि हाँ ये इस क्लाइंट के साथ के एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना ठीक है, अप्रोप्रिएट है। मैटर्स सच एज इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर, की मैनेजमेंट, competence of engagement team to perform the audit engagement, and implications of matters that have arisen during current and previous audit engagement may need to be considered. कौन कौन से मैटर्स को कंसिडर करना होगा? प्रिंसिपल ओनर्स की इंटीग्रिटी, की मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस। अब की मैनेजमेंट को कंसिडर करना होगा प्रिंसिपल ओनर्स, यानी ऑनेस्टी को चेक करना होगा कि वो सच में ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है, ये देखना होगा। बाद में जो कुछ भी एंगेजमेंट टीम की कॉम्पिटेंस है, क्या वो कैपेबल है, क्या हर एक मेंबर जो एंगेजमेंट टीम के अंदर है, क्या उनकी कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, क्या वो अनसर्टेनिटी अगर रिस्क आती है तो उससे रिस्पॉन्ड करने के लिए कॉम्पिटेंस है क्या, कैपेबिलिटी है क्या उनकी। टू परफॉर्म ऑडिट एंगेजमेंट एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ मैटर्स दैट हैव अराइजन, और करंट और प्रीवियस ईयर्स में जो कुछ भी सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज हुए हैं उसके इम्प्लीकेशंस, उसके इम्पैक्ट क्या है। देन इसके बाद देखना होगा इन केस ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट, जहाँ पर इनिशियल एंगेजमेंट्स है वहाँ पर प्रेडिसेसर्स ऑडिटर्स शुड बी मेड। सो उसके साथ में जो पहले वाला ऑडिटर है उसके साथ भी कम्युनिकेशन करना होगा। देन इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस होता क्या है? इंडिपेंडेंस मीन्स जो कुछ भी जजमेंट है पर्सन का, ये किसी और की वजह से, और के बायस की वजह से, और लोगों के जजमेंट्स की वजह से, उनके सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से चेंज ना होता हो, ये होता है इंडिपेंडेंस। यानी अगर मुझे कोई बोलता है, मुझे पता है कि कोई चीज़ सही है, मैं अपना ओपिनियन देती हूँ, बट अगर कोई बाहर वाला आके मुझे बोलता है कि नहीं तेरा ओपिनियन के अंदर तो मैनिपुलेशन कर, क्यों बोलता है वो? क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। लेकिन इसके वजह से मेरा ओपिनियन जब इन्फ्लुएंस नहीं होता, चेंज नहीं होता, जब मैं किसी और की वजह से अपना ओपिनियन को चेंज नहीं करती, वो होता है इंडिपेंडेंस, यानी मेरा पर्सनल है, मैं किसी और के वजह से अपने ओपिनियन को, अपने जजमेंट को चेंज नहीं करूँगी। सो इंडिपेंडेंस मीन्स जजमेंट ऑफ अ पर्सन का जजमेंट ये बेस्ड ऑन विशेष और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, जिसने उसे एंगेज किया है उसके विशेष या डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग नहीं होता। यानी क्लाइंट के अकॉर्डिंग उसका ओपिनियन नहीं होगा, जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी सही मालूमात है, उसने बेस्ड ऑन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस के बेसिस के ऊपर जो कुछ भी ओपिनियन डिराइव किया गया है, जो कुछ भी कंक्लूजन डिराइव करके ओपिनियन उसने लिया गया है, वो चेंज नहीं होगा। दिस इज कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। थ्रू आउट द ऑडिट एंगेजमेंट ने एंगेजमेंट पार्टनर्स ने अलर्ट रहना होगा, किसके लिए? जो कुछ भी नॉन कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स बाय मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम, यानी पूरा ऑडिट होने तक एंगेजमेंट पार्टनर ने अलर्ट रहना होगा कि कोई एंगेजमेंट टीम मेंबर्स क्या करता है, क्या नॉन कंप्लायंस करता है क्या, यानी उसने अच्छे से ध्यान रखना होगा सबका कि हर एक मेंबर्स ने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ने क्या करना होगा, कंप्लाई करने होंगे, उसका हर एक एंगेजमेंट टीम का इंडिपेंडेंस किसी और की वजह से चेंज ना हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, अलर्ट रहना होगा। इफ मैटर्स कम टू एंगेजमेंट, अगर एंगेजमेंट पार्टनर्स के अटेंशन को ऐसा कोई मैटर आता है कि एंगेजमेंट टीम मेंबर्स ने क्या किया गया है, नॉन कंप्लायंस किया गया है, तो उस केस के अंदर उसने क्या करना होगा, इंक्वायरी करनी होगी और नेसेसरी एक्शन लेना होगा। देन क्या है, कंसल्टेशंस विद अदर्स इन द फर्म्स में अदर्स है और लोगों के साथ कंसल्ट करना होगा और एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। द एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म अ कंक्लूजन, एंगेजमेंट पार्टनर्स ने कंक्लूजन फॉर्म करना होगा ऑन कंप्लायंस
विथ इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स। कंफ्यूजन डिराइव करना होगा किसके ऊपर, इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स के कंप्लायंस के ऊपर। तो यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर्स ने क्या क्या कंसिडर करना होगा। अब ये चेक करते वक्त क्या कंप्लाई किए गए हैं इथिकल रिक्वायरमेंट से, कम इंडिपेंडेंस की जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है ये कंप्लाई की गई है क्या, ये चेक करने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर्स ने ऑब्टेन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना होगा। इंफॉर्मेशंस को, जो कुछ भी ब्रीचेस है, जो कुछ भी उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन की गई है उसे इवैल्यूएट करना होगा। क्या फर्म्स की ऐसे कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, वेदर दे क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, क्या ऐसी कोई पॉलिसीज या प्रोसीजर्स है जो क्रिएट करती है थ्रेट, रिस्क क्रिएट करती है इंडिपेंडेंस के लिए। टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस टू एलिमिनेट सच थ्रेट, और अगर कोई थ्रेट आइडेंटिफाई होता है तो उसे एलिमिनेट करने के लिए उसने क्या करना होगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा। यानी हमने क्या देखा, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर हमने देखा परफॉर्मेंस क्या करना होगा, जो कुछ भी फर्स्ट हमने देखा कंटिन्यूअंस, देन कंप्लायंस, एंड थर्ड हम क्या देखेंगे, हम थर्ड देखेंगे जो कुछ भी हमने कंटिन्यूअंस के अंदर देखा कि क्लाइंट एंगेजमेंट जब हमें कंटिन्यू करना होती है एंगेजमेंट पार्टनर्स को, ऑडिटर्स को, तब उसने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी, उसने एंगेजमेंट की मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी देखनी होगी, ऑनेस्टी देखनी होगी, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को कॉम्पिटेंस चेक करना होगा। उसके बाद में हमने देखा कि कंप्लायंस, इथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग क्या सब कंप्लाई करते हैं या नहीं, यानी किसी का भी जो कुछ भी जजमेंट है ये किसी और की वजह से, जिसने उसे एंगेज किया गया है उसकी वजह से चेंज नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर है, जो सही वाला ओपिनियन है, जो सही वाला जजमेंट है वही देना होगा, जो उसने क्या किया है, डिराइव किया है। उसके बाद में देखेंगे एस्टैब्लिशिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग क्या करना, एस्टैब्लिश करना, यानी जो कुछ भी एंगेजमेंट के टर्म्स है, हाँ उसे क्या करना, समझ लेना। अगर वही अच्छे से क्लियर हो गए तो ही एंगेजमेंट आगे अच्छे से कंटिन्यू होगी, अदरवाइज मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होकर आगे क्या हो सकती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द एंटिटी, ये एंटिटी के लिए भी बेनिफिशियल है और ऑडिटर के लिए भी बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, अब ऑडिटर सेंड करता है क्या, एंगेजमेंट लेटर, ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर को सेंड करता है ऑडिट कमेंस होने के पहले, ऑडिट की शुरुआत होने से पहले, उसके स्टार्टिंग होने से पहले ही एंगेजमेंट लेटर कौन सेंड करता है, ऑडिटर, किसे एंटिटी को। देन किसके लिए, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट के रिगार्डिंग कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो इसके लिए क्या किया जाता है, एंगेजमेंट लेटर को सेंड किया जाता है, जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो गए, टर्म्स इंक्लूड हो गए। सो ये था 3, हमने प्रिलिमिनरी में क्या क्या देखा, प्रिलिमिनरी के अंदर कंटिन्यूअंस था, प्रिलिमिनरी के अंदर हमने क्या क्या देखा, कंटिन्यूअंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स, कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस, एंड क्या, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब हमने यहाँ सेकंड कौन सा देखा था, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर हमने सेकंड देखा था कंप्लायंस और अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बाद में आता है प्लानिंग एक्टिविटीज, क्या आएगा, प्लानिंग एक्टिविटीज, यानी अब प्रॉपर प्लानिंग के अंदर क्या कहेगा, तो प्लानिंग के अंदर आता है ऑडिट स्ट्रैटेजी को क्या करना, एस्टैब्लिश करना, और डेवलपिंग एन ऑडिट प्लान, यानी पहले ऑडिट स्ट्रैटेजी देन ऑडिट प्लान, यानी प्लानिंग एक्टिविटीज के अंदर 3 है, एक है ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड देन ऑडिट प्लान। अब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी ये असिस्ट करता है ऑडिटर को, यानी ऑडिटर को ऑडिट स्ट्रैटेजी बहुत हद तक क्या करता है, असिस्ट करता है, हेल्प करता है प्रॉपरली ऑडिट को करने के लिए। अब यह होता क्या है, ओवरऑल स्ट्रैटेजीज के अंदर स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट का स्कोप इंक्लूड होता है, टाइमिंग इंक्लूड होता है एंड डायरेक्शन इंक्लूड होती है, किसके अंदर, ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर।
एंड ये गाइड करता है डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। और जो कुछ भी ऑडिट प्लान है उसे इन डिटेल में किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा, ये कहाँ पर होता है, उसके लिए वो हेल्प करता है उसे डेवलप करने के लिए। ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश, ऑडिटर क्या एस्टैब्लिश करता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट सेट्स द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। देखो ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन होता है, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। Scope, timing and direction. Then the process of establishing the overall strategy assists the auditor to determine ऑडिट स्ट्रैटेजी की जो कुछ भी प्रोसेस है ये ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, असिस्ट करती है जैसे कि मैटर्स बताए गए कहाँ पर हेल्प करेगी। तो द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, कौन से रिसोर्सेज कौन से ऑडिट एरियाज के ऊपर स्पेसिफिकली अलोकेट करनी चाहिए, डिप्लॉय करनी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। जैसे कि एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स को हाई रिस्क एरियाज के लिए क्या किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। यानी उनके ऊपर हाई रिस्क एरिया जहाँ कहीं पर भी है वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स को ऑडिट करने के लिए भेजा जाएगा, उन्हें वहाँ पर एक्सेस दी जाएगी और उनके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाली जाएगी। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कॉम्प्लेक्स मैटर, और जो कुछ भी मैटर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर जो डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पर क्रिटिकल इश्यूज आ सकते हैं, वहाँ पर एक्सपर्ट्स को क्या किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, देन फर्स्ट रिसोर्सेज कौन से ऑडिट एरियाज पर डिप्लॉय करने चाहिए। सेकेंड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितने रिसोर्सेज कहाँ पर डिप्लॉय करने चाहिए टू अलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, सच एज नंबर ऑफ टीम मेंबर्स असाइंड टू ऑब्जर्व द इन्वेंटरी काउंट एट द मटेरियल लोकेशन। यानी मटेरियल लोकेशन के ऊपर कितने मेंबर्स को, टीम मेंबर्स को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। ये क्या है, यानी फर्स्ट क्या था, तो किसको, कौन सा रिसोर्सेज को कहाँ पर डिप्लॉय करना है। सेकंड क्या था कि नंबर ऑफ रिसोर्सेज, कितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज को कहाँ पर डिप्लॉय करना है, अलोकेट करना है। When these resources are to be deployed, such as whether at an interim audit stage or key cutoff date, यानी कब करना है, यानी कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर किस ऑडिट एरियाज के ऊपर जाने, कितने जाने चाहिए, कब जाने चाहिए, एंड हाउ मच रिसोर्सेज आर मैनेज, और कितने, हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज्ड, और हाउ किस तरह से कौन से रिसोर्सेज कहाँ पर डिप्लॉय करने चाहिए, कितने नंबर के करने चाहिए, कब करने चाहिए, कट ऑफ को करने चाहिए या इंटरिम पीरियड में करनी चाहिए, और किस तरह से उसे मैनेज करना चाहिए, मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड। सच एज when team briefing and debriefing meetings are expected to be held, यानी कब कौन सी मीटिंग्स कब लेनी चाहिए, स्टार्ट में लेनी चाहिए, कौन से टाइमिंग पे लेनी चाहिए, कितने पीरियड के बाद में लेनी चाहिए, कब कब उन्हें डायरेक्ट करना चाहिए, कब सुपरवाइज करना चाहिए, कब उनके वर्क का ओवरव्यू लेना चाहिए, रिव्यू करने चाहिए। नाउ फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑडिटर फॉर एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रैटेजी। अब कौन कौन से फैक्टर ऑडिट स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करने के लिए ऑडिटर कंसिडर करता है। Identify the characteristics of the engagement that define its scope, यानी जो कुछ भी एंगेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। एंगेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसके स्कोप को डिफाइन करते हैं, जैसे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल टू द एंटिटी, नेचर ऑफ बिजनेस सेगमेंट का नेचर क्या है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री रेगुलेटर, कौन कौन से रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट से क्या क्या रिपोर्ट करना चाहिए, उसके रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, और क्या था, जो कुछ भी यूज ऑफ ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट,
और जो कुछ भी प्रीवियस ऑडिट्स में रिजल्ट्स ऑब्टेन किए गए हैं इसे किस तरह से यूज़ करना ठीक है, कहाँ पर यूज़ करना ठीक है, और कितने एक्सटेंट में यूज़ करना ठीक है। अब इसे जो हमने यहाँ पर देखा है ना, इसे 1 बाय 1 देखें। फर्स्ट क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना, कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना। देन क्या है, कौन सा फैक्टर है सेकंड, असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को असर्टेन करना ऑफ द एंगेजमेंट टू प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, यानी प्लान द टाइमिंग ऑफ द ऑडिट, कब ऑडिट करना चाहिए उसके प्लान के लिए। नेचर एंड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। अब इसके अंदर क्या क्या है, द ascertaining of reporting objectives of engagement helps the auditor to plan, auditor को किसके लिए हेल्प करता है, प्लान टाइमिंग ऑफ डिफरेंट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड कौन सा ऑडिट प्रोसीजर किस टाइम में किस वक्त अप्लाई करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, उसके लिए क्या करता है, वो हेल्प करता है। एंड ऑल्सो नेचर ऑफ कम्युनिकेशन, और क्या कम्युनिकेशन का नेचर। द एंटिटीज, अब इसके अंदर क्या क्या आता है, उसका रिपोर्टिंग, एंटिटीज का रिपोर्टिंग का टाइम टेबल, कब रिपोर्टिंग करने होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग्स टू डिस्कस नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क विथ मैनेजमेंट, यानी मीटिंग्स का ऑर्गेनाइजेशन, मीटिंग्स को बुलवाना। सो मीटिंग्स के अंदर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट क्या कर सके, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस कर सके। डिस्कशन विथ मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड टाइम एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, सो मैनेजमेंट के साथ में क्या करना होगा, टाइप एंड टाइमिंग ऑफ द रिपोर्ट, यानी जो कुछ भी रिपोर्ट इशू किया जाए करने वाले हैं, जो कुछ भी रिपोर्ट इशू किए जाएंगे उसका टाइप क्या है और उसका टाइमिंग, किस टाइम पर उसे इशू किया जाएगा, उसके अंदर ऑडिटर्स का रिपोर्ट भी आता है। डिस्कशन विथ मैनेजमेंट रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेड, मैनेजमेंट के साथ में क्या डिस्कस करना होगा, कम्युनिकेशन ऑन द स्टेटस ऑफ द ऑडिट वर्क थ्रूआउट द एंगेजमेंट, expected nature and timing of communications among engagement team members, among the engagement team members, यानी एंगेजमेंट टीम है तो देखो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स अलग अलग जगह पे अलोकेट के गए, अब इसका काम अलग उसका काम अलग होगा, लेकिन लेकिन किसने कितना काम किया है और उसके अदर पर्सन ने जो कुछ भी वर्क परफॉर्म किया गया है वो कहीं ना कहीं पर दूसरे मेंबर्स के यहाँ पर लिंक हो सकता है, उसे कोऑर्डिनेशन में आना होगा। तो इसके लिए उनके जो कुछ भी मीटिंग्स हैं वो कब हेल्ड होंगे और उसका नेचर क्या होगा, इंक्लूडिंग नेचर एंड टाइमिंग ऑफ द टीम मीटिंग्स एंड टाइमिंग ऑफ द रिव्यू ऑफ द वर्क परफॉर्म, कब कब उस वर्क को रिव्यू किया जाएगा। थर्ड फैक्टर, कंसिडर द फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे, ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट एज सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स, यानी एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स के लिए ऑडिटर फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। द ऑडिटर नीड्स टू डायरेक्ट एफर्ट्स ऑफ एंगेजमेंट टीम टुवर्ड्स मैटर्स दैट इन हिज प्रोफेशनल जजमेंट आर सिग्निफिकेंट, यानी जो कुछ भी ऑडिटर को लगता है कि कोई मैटर सिग्निफिकेंट है और वहाँ पर अच्छे से वर्क परफॉर्म करने की उसके इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ऑडिटर ने जो कुछ भी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं उनके एफर्ट्स को क्या करना होगा, डायरेक्ट करना होगा, उन्हें एम्फसाइज करना होगा, उन्हें वहाँ पर अच्छे से काम करने के लिए इन्फ्लुएंस करना होगा। प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर हेल्प्स ऑडिटर इन एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, यानी मटेरियल क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, अकाउंट बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करना, डिस्क्लोजर्स है इसे आइडेंटिफाई किया तो क्या होता है, ऑडिट स्ट्रैटेजी अच्छे से एस्टैब्लिश की जा सकती है। मोर एनर्जीज नीड टू बी डिवोटेड टू सिग्निफिकेंट मैटर्स, जो कुछ भी सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट मैटर्स है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देने की क्या होती है, ज़रूरत होती है, तो ऑब्टेन डिजायर्ड आउटकम्स। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर एग्जांपल्स दिए गए,
Volume of transactions which may determine whether it is more efficient for the auditor to rely on internal control. So volume of transactions. Significant industry development. इंडस्ट्रीज में कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो गई है जहाँ पर ज़्यादा अटेंशन देना ज़रूरी है, जिसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, वहाँ पर ऑडिटर ने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को क्या करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए। तुम इस एरिया के ऊपर, इस एरिया को अच्छे से कवर करो, प्रॉपरली एग्जामाइन करो, इन्वेस्टिगेट करो, इंफॉर्मेशन निकालो एंड अप्रोप्रिएटली चेक करो। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। FRF में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स में कौन कौन से सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं? अदर सिग्निफिकेंट रिलेवेंट डेवलपमेंट्स, कौन से अदर डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि चेंजेस इन लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी। नेक्स्ट कौन सा फैक्टर कंसिडर करना होगा? कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। प्रिलिमिनरी मीन्स पहले वाले एंगेजमेंट एक्टिविटीज के अंदर उसके रिजल्ट्स क्या है, एंड वेयर एप्लीकेबल विद नॉलेज गेन ऑन अदर एंगेजमेंट परफॉर्म बाय एंगेजमेंट पार्टनर्स फॉर एंटिटीज रिलेवेंट। या तो फिर जो कुछ भी अदर एंगेजमेंट पार्टनर्स ने वर्क परफॉर्म किया गया है वो कहाँ पर रिलेवेंट है, या तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से जो कुछ भी रिजल्ट ऑब्टेन किया गया है उसे कंसिडर करना होगा, साथ में जो कुछ भी अदर एंगेजमेंट पार्टनर्स ने वर्क परफॉर्म किया गया है उस परफॉर्म किए गए वर्क का रिलेवेंस कहाँ पर लगता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर डिसीजन ले सके, ऑडिट स्ट्रैटेजी को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सके। रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट एग्जाम्पल से result of previous audits that involve evaluating the operating effectiveness of the internal control। यानी previous audit जो परफॉर्म किया गया है वहाँ पर internal control के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया गया होगा जो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल बताएगा। तो उस केस के अंदर जो कुछ भी डिफिशियंसीज आइडेंटिफाई की गई है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, उसका रिजल्ट, उसके इंफॉर्मेशन का यूज, उसके लिए कौन कौन से एक्शन लिए गए हैं ये कंसिडर करना होगा ऑडिट स्ट्रैटेजी को एस्टैब्लिश करते वक्त। द मैनर इन विच ऑडिटर एम्फेसाइजेस, किस मैनर के अंदर एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के ऊपर एम्फेसाइज करता है। मेंटेन अ क्वेश्चनिंग माइंड, किस तरह से वो एंगेजमेंट टीम मेंबर को इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें एफर्ट्स डालने के लिए, उन्हें क्वेश्चनिंग माइंड रखने के लिए, क्यूरियोसिटी रखने के लिए इन्फ्लुएंस करता है, करेज देता है, मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, एम्फसाइज करता है वो। एंड टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करने के लिए, यानी किस तरह से एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को क्वेश्चनिंग माइंड मेंटेन करने के लिए और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को एक्सरसाइज करने के लिए वो क्या कर सकता है, किस मैनर में वो एम्फसाइज करता है, किस तरह से उन्हें मेंटेन रखता है। Then assert nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement. Nature, timing and extent of resources necessary to perform the engagement. क्या resources का nature, timing, extent, again NTE, engagement perform करने के लिए कौन कौन से resources है और उसका नेचर क्या है, टाइमिंग क्या होना चाहिए, एक्सटेंड क्या है, ये कंसिडर करना होगा। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर, असाइन एंगेजमेंट टीम एंड असाइनमेंट ऑफ ऑडिट वर्क टू टीम मेंबर इज सिग्निफिकेंट फैक्टर। यानी एक कॉम्पिटेंस, जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसका एक्सपर्टाइज है, जिसको एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे एंगेजमेंट टीम मेंबर्स को सिलेक्ट करना और उसे प्रॉपर वर्क असाइन करना, ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट टास्क होता है, एक सिग्निफिकेंट प्रोसेस होती है। कहाँ पर, ऑडिट स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिश करते वक्त एक्सपीरियंस्ड टीम मेंबर्स को कहाँ पर असाइन किया जाता है, जिस एरियाज में हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको वहाँ का नॉलेज है, उसे कहाँ पर असाइन किया जाएगा, कौन से एरियाज में काम दिया जाएगा, जो एरियाज के
हायर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। Similarly, engagement budgeting and devotion of more time to areas of higher risk of material misstatement are to be kept in mind. यानी जो कुछ भी एरियाज है जहाँ पर हायर रिस्क है उसे कंसिडर किया जाएगा। और बजटिंग भी, कहाँ पर बजट जा रहा है। ये ओवरऑल फ्लो है। फर्स्ट स्कोप आइडेंटिफाई करना होगा, देन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट ये असर्टन करने होंगे। कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, जो कुछ भी सिग्निफिकेंट मैटर्स है उसे कंसिडर करना होगा। किसके लिए? टीम एंगेजमेंट टीम एफर्ट्स को क्या करने के लिए? डायरेक्ट करने के लिए। कंसिडर रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था। Ascertain the nature, timing and extent of resources required for the engagement, और जो कुछ भी एंगेजमेंट के लिए रिसोर्सेस नेसेसरी है उसको क्या डिटरमाइन करना, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिटरमाइन करना, असर्टन करना। वे क्वेश्चन से हम क्वेश्चन लास्ट में लेंगे सब। अब क्या है रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान, यानी ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान के बीच में क्या रिलेशनशिप है। क्या ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान सेम है या ऑडिट प्लान अलग है और ऑडिट स्ट्रैटेजी अलग है। ये देखें, ऑडिट स्ट्रैटेजी ये ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच होता है टू द ऑडिट। ये क्या है? ब्रॉड ओवरऑल अप्रोच। बट ऑडिट प्लान ये क्या होता है? एड्रेस करता है वेरियस मैटर्स आइडेंटिफाइड इन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी के अंदर जो कुछ भी मैटर्स आइडेंटिफाई किया गया उसे एड्रेस करता है, प्रॉपरली उसके बारे में बताता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी डिटरमाइन स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट। ऑडिट स्ट्रैटेजी स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन के बारे में बताता है। ऑडिट प्लान हाउ स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, और जो कुछ भी स्ट्रैटेजी ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाई गई है, एस्टैब्लिश की गई है, वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगी वो ऑडिट प्लान में आता है। स्ट्रैटेजी बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रैटेजी बनाना ये ऑडिट स्ट्रैटेजी में आता है। प्लान के अंदर क्या आता है? उसका इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग के अंदर क्या आता है? ऑडिट प्लान के अंदर क्या आता है? उसका ठीक है, प्लानिंग के अंदर क्या आता है? प्लानिंग के अंदर क्या आता है? इम्प्लीमेंटेशन। समझना आपको, इम्प्लीमेंटेशन आता है। उसके बाद में क्या है? ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड। ऑडिट प्लान क्या होता है? डिटेल्ड होता है ऑडिट स्ट्रैटेजी से। देखो ना, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर करना है, किस तरह से करना है, ये इन डेप्थ में कौन बताता है? ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा डिटेल कौन होता है? ऑडिट प्लान। ये नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स को बताता है। प्लानिंग फॉर दीज ऑडिट प्रोसीजर्स टेक प्लेस ओवर द कोर्स ऑफ द ऑडिट। ओवर द कोर्स ऑफ ऑडिट में क्या होता है? इसका प्लानिंग होता है। सो जब ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होती है? इस्टेब्लिश की जाती है, ऑडिट प्लान डेवलप किया जाता है। ऑडिट स्ट्रैटेजी में कौन कौन से मैटर डिसाइड किए गए हैं, उस मैटर्स को एड्रेस ऑडिट प्लान करता है, और किस तरह से कौन सा प्लान, कौन सी प्रोसेस, कौन सी मेथड कहाँ पर अप्लाई होगी, ये ऑडिट प्लान बताता है। सो in the overall strategy, taking into account the need to achieve the audit objectives through the efficient and effective audit use of audit resources. So audit plan इसलिए डेवलप किया जाता है ताकि क्या हो सके, जो कुछ भी अवेलेबल रिसोर्सेज है वो अप्रोप्रिएटली, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अलोकेट किया जा सके, उसे डिप्लॉय किया जा सके
और उसके बेसिस के ऊपर क्या किया जा सके, अच्छे से ऑडिट परफॉर्म किया जा सके। The establishing of the overall strategy and a detailed audit plan are not necessary, ये discrete and sequential process नहीं है, बट ये क्या है, इंटर रिलेटेड है। बिकॉज अगर एक में चेंज हो सकता, अगर ऑडिट स्ट्रैटेजी में थोड़ा भी चेंज हुआ तो ऑडिट प्लान में चेंजेस होगा। वन में चेंजेस इन वन में रिजल्ट इन कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस टू द अदर। अगर ऑडिट स्ट्रैटेजी में चेंज होता है तो ऑडिट प्लान में होता है तो जहाँ कहीं पर भी ऑडिट स्ट्रैटेजी में होगा। यानी ये डिस्क्रीट या कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, क्या है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड प्रोसेस है। तो यही था आज हमने क्या देखा, तो हमने आज देखा कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान के अंदर क्या है, रिलेशनशिप क्या है। साथ में हमने क्या देखा, जो कुछ भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या है, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर हमने देखा कि कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स, सेकेंड कंप्लायंस विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस, एंड थर्ड क्या था, जो कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट टीम। उसके बाद में हमने प्लानिंग देखा। प्लानिंग के अंदर हमने क्या देखा, डिफरेंट फैक्टर्स देखे जो कंसिडर करने होंगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर हमने ये देखा और प्लानिंग एक्टिविटीज़ के अंदर हमने फैक्टर्स देखे। यहाँ पर हमने देखा ऑडिट स्ट्रैटेजी को डेवलप करना और ऑडिट प्लान को डेवलप करना, और ऑडिट स्ट्रैटेजी को इस्टेब्लिश करते वक्त कौन कौन से फैक्टर्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना, देन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को असर्टेन करना, देन फैक्टर्स जो ऑडिटर्स के प्रोफेशनल जजमेंट में इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, जहाँ पर एंगेजमेंट टीम्स का एफर्ट्स को डायरेक्ट करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए। देन रिजल्ट, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का रिजल्ट और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेस, ये 5 देखें। और इसके बाद में हमने क्या देखा कि ऑडिट प्लान का डेवलपमेंट, ये बचा ना। एक बार ऑडिट स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है तो ऑडिट प्लान को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। क्लाइंट का बिजनेस को समझना ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इन ऑडिट प्लान को डेवलप करने के लिए। ऑडिट का अगर क्लाइंट के बिजनेस का अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्लाइंट क्या करता है, वहाँ उसका रिसोर्सेज क्या है, उसका इनफ्लो क्या है, आउटफ्लो क्या है, कौन सा बिजनेस करता है, उसके अंदर कंट्रोल इन्वायरमेंट वो कैसा है, वहाँ पर रिलेटेड पार्टीज के साथ में ट्रांजैक्शन होते कि वो किस तरह से वर्क परफॉर्म करता है, उसके लेवल ऑफ वर्क क्या है, तो ये सब कुछ, उसका स्ट्रैटेजीज क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स मिशन क्या है, ये सब कुछ समझना होगा। ऐसे 300 स्टेट करता है ऑडिट शाल डेवलप, ऑडिटर ने ऑडिट प्लान को डेवलप करना होगा, और जिसके अंदर क्या क्या होगा, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रैप रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स का इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लानिंग के क्या है, ऑडिटर प्लान what type of audit procedure are to be performed, their timing and how much work should be done taking into account sample set। ऊपर वही दिया है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिटरमाइन करना होगा ऑडिटर ने। ये मोर डिटेल्ड होता है, हमने पहले देखा रिलेशनशिप में ऑडिट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा डिटेल्ड कौन होता है, ऑडिट प्लान होता है। अगेन इसमें भी वही लाइन है, इसके अंदर भी वही लाइन है, ऊपर भी 3 पॉइंट्स में वही दिया था, सिर्फ रिपीट, नथिंग एल्स to be performed by the engagement team members. Planning for this audit procedure takes place over the course of audit। यही नीचे भी हमने वही देखा था रिलेशनशिप के पैराग्राफ में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे, आज हमने ऑडिट स्ट्रैटेजी और ऑडिट प्लान देखा और दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखा। इसके बाद में जो आएगा वो होता है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड ऑडिट प्लान ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आएगा। छोटा सा पॉइंट है, ऑडिट स्ट्रैटेजी को स्टैब्लिश करना, ऑडिट प्लान करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स इसके बाद में ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स।